अब मेरी बात सुनो, बाइनोमियल थ्योरम तो अपन लोगों ने पढ़ ली, मतलब अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया कि ये है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लिया और जान लिया कि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में रियल में पढ़ना क्या है। ये बात भी अपन लोगों ने जान रही, बेस चैप्टर में रियल में क्या पढ़ा जाना है ठीक है, दोनों बातें तो हो गई अपने पास। आगे अब हम बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बाद अपन ने हल्का सा फैक्टोरियल के बारे में देख लिया, और फैक्टोरियल के बारे में देखने के बाद हमने एनसीआर के बारे में देख लिया। हमने ये भी समझा कि एनसीआर आता कहां से है, अल्टीमेटली एनसीआर कहां से आता है, अल्टीमेटली एनसीआर निकल के आता है पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल के तो जो नंबर्स आते हैं उन नंबर का फॉर्मूला है एनसीआर, दिया अपन समझ गए। ओके, अब हमने फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सप्लोर कर लिया, एनसीआर की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, एनसीआर पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सारे कर लिए, एनसीआर का फॉर्मूला भी देख लिया। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के मैनिपुलेशन करने के लिए, बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक बार और आगे बढ़ने से पहले बस बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, न्यूटन ने बोला कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, बाइनोमियल थ्योरम यानी दो टर्म के पावर की थ्योरम, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर एन आ जाएगी, NC0 फर्स्ट टर्म की पावर एन, NC1 फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस वन सेकेंड टर्म की पावर वन, प्लस NC2 फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, करते 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 NCN सेकेंड टर्म की पावर एन। ये है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट। F का मतलब यहां पर फर्स्ट टर्म है और S का मतलब यहां पर बिल्कुल सेकेंड टर्म है। F का मतलब फर्स्ट टर्म, S का मतलब सेकेंड टर्म, ये हम लोग बड़ी भांति समझ गए हैं। जनरल टर्म, जो मेन चीज इसमें समझनी है वो है जनरल टर्म, NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r। पिछले टर्म पर भी ध्यान दिलाया था और इंपॉर्टेंट बातें जो एक्सपेंशन से जुड़ी हुई थी उनको की थी। आज तो खैर गाड़ी बहुत आगे तक जाएगी। ध्यान देना है कि जो फर्स्ट टर्म की पावर होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये बात समझनी है। जो फर्स्ट टर्म की पावर होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, और जो सेकेंड टर्म की पावर होती है वो नीचे वाला होता है। ये r+1 टर्म देता है। r की जौन सी वैल्यू रखेंगे उसके आगे का टर्म मिलेगा। r की वैल्यू 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, r की वैल्यू 0 रखेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। जनरल टर्म, ये है जनरल टर्म। इसी पर बेस्ड आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, और समझ लीजिए बाइनोमियल थ्योरम को आप मतलब जो 50% क्वेश्चन होते हैं तीन हिस्सों में बांट लीजिए बाइनोमियल थ्योरम। पहला हिस्सा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल टर्म, दूसरा हिस्सा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, और तीसरा हिस्सा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये जो NCR, NC1, NC2 है सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये तीन ही प्रकार के सवाल इसके अंदर बनते हैं। बाकी फैक्टोरियल और NCR की प्रॉपर्टी तो इसलिए जानना जरूरी है कि बाइनोमियल थ्योरम में उसको अप्लाई करेंगे तभी फायदा होगा। तो ये तीन प्रकार के सवाल बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम में होते हैं। जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज। जैसे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में अपन लोगों ने समेशन ऑफ सीरीज पढ़ा था, वहां तरह तरह की अलजेब्रिक सीरीज जोड़नी सिखाई थी। वैसे यहां पर आपको सिखाएंगे तरह तरह की ऐसी सीरीज जोड़ना जो इन्वॉल्व करती हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को। तो तीन चीजें अपन को पढ़नी है बेसिकली। अब इसके बाद बस तीन ही चीजें, छोटा चैप्टर है, जनरल टर्म, एक्सपेंशन और कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज। आओ जनरल टर्म लिखना तो हमको आ गया, आइए छोटे छोटे चुटकुले जनरल टर्म पर बेस्ड करें। बेसिकली सबसे बेसिक प्रकार के सवाल बनते हैं जनरल टर्म पर बेस्ड। चलिए जनरल टर्म पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस ax² प्लस 1/bx की पावर 11। इसके अंदर भाई x की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है। सबसे बेसिक चीज लेकिन सबसे जबरदस्त, सबसे बेसिक लेकिन सबसे जबरदस्त, x की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना है। अगर इसका जनरल टर्म हम लिखना चाहें तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा 11CR पहले की पावर 11 माइनस r दूसरे की पावर r। तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, a की पावर 11 माइनस r अपॉन b की पावर r। x की पावर की बात करें तो यहां से 22 माइनस 2r आएगा, यहां से माइनस r आएगा, तो 22 माइनस 3r हो जाएगी। ये जनरल टर्म निकल के आ गया। अब आपको x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर आप क्या चाहते हैं हो जाए 7,
तो 22 माइनस 3r की वैल्यू 7 कर देंगे, तो 22 में 7 गए, 15 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 5, यानी r को 5 रखने पर x की पावर 7 मिलेगी। तो पुट कर देते हैं r इक्वल टू 5, तो T6 आ जाएगा 11C5, a की पावर 11 माइनस 5 6, b की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7। यहां से हम 3-4 बातें बोलेंगे और उन 3-4 बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज कि 6th टर्म कंटेन्स x की पावर 7। अगर कोई आपसे बोले कौन से टर्म में x की पावर 7 है, तो भाई साहब 6th टर्म में x की पावर 7 है। दूसरी चीज, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर आपसे मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो बताइए x की पावर 7 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा हिस्सा। तो कोफिशिएंट हो जाएगा 11C5, a की पावर 6, b की पावर 5। एक और शब्द आता है, अगर मैं केवल आपसे पूछूं कि भैया बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 बताइए, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एनसीआर वाला हिस्सा। तो x की पावर 7 का बाइनोमियल कोफिशिएंट 11C5 होगा। यहां पर अंडरस्टैंड करें डिफरेंस को कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट शब्द का मतलब है जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जबकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब है एनसीआर वाला हिस्सा जो कि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 3 ही प्रकार के सवाल पूरे इसके अंदर बनते हैं। बस अब अपन ने क्या बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन तो देख लिया, उसके बैकग्राउंड की नींव की तैयारी कर ली। नींव की तैयारी कैसे की, फैक्टोरियल को समझ लिया और एनसीआर की प्रॉपर्टी को समझ लिया, एनसीआर की गणित को समझ लिया, एनसीआर की अलजेब्रा को समझ लिया, ताकि एनसीआर का मैनिपुलेशन इजी हो जाए। अब सिर्फ 3 प्रकार के सवाल, जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन और फाइनली समेशन ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बस 3 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। तो अपन ने शुरुआत कर दी पहले प्रकार के सवाल, जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन। जनरल टर्म पर सब जो इजी क्वेश्चन बनते हैं, सब जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, यही बनते हैं फाइंडिंग कोफिशिएंट। कॉपी करिए खट से। आइए और क्वेश्चन करें, एक छोटा था पिछले जैसा ही एक और क्वेश्चन, थोड़ी सी बात को और समझाने के लिए। मान लीजिए कोई हमसे बोले फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन दिस ax -1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11। कुछ वैसा ही सवाल, लेकिन एक नई बात सीखने के लिए। x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो जनरल टर्म में x की पावर निकालेंगे। क्या करेंगे, जनरल टर्म में x की पावर निकालेंगे और उस x की पावर को -7 कर देंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं, tr+1 आ जाएगा 11CR, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और ये माइनस साइन जो बीच में आता है वो सेकेंड टर्म के साथ जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसके बीच में देखिए प्लस साइन का एक्सपेंशन है वो, तो अगर कभी भी माइनस साइन बीच में आता है तो सेकेंड टर्म के साथ जाता है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। फर्स्ट टर्म की पावर होती है इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म की पावर होती है नीचे वाला। तो आइए इसको रीअरेंज कर लें, a की पावर 11 माइनस r, -1 की पावर r, b की पावर r, x की पावर यहां से 11 माइनस r, तो 11 माइनस 3r हो जाएगी x की पावर। अब जनरल टर्म में हमने x की पावर निकाल ली, लेकिन हमको x की पावर क्या चाहिए, हमको x की पावर चाहिए -7, तो 18 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू हो गई 6, तो r की वैल्यू 6 हो गई, तो पुट कर देंगे r इक्वल टू 6। तो यहां पर T7 निकल के आ जाएगा 11 से 6, a की पावर 5 -1 की पावर 6 तो 1 ही हो गया, b की पावर 6, x की पावर -7। वापस से यहां से वही 3 बातें कहूंगा ताकि आप बात को समझ पाएं। सबसे पहली चीज कि 7th टर्म कंटेन्स x की पावर -7। कौन से टर्म में x की पावर -7 है, तो भाई साहब 7th टर्म में x की पावर -7 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है सब कुछ जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो कोफिशिएंट का मतलब हो जाएगा 11 से 6, a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6।
तीसरी चीज यहीं पर अगर बात करें, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -l, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एनसीआर वाला हिस्सा जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा सिर्फ 11c6। कॉपी करिए। हाँ बिल्कुल। आइए और क्वेश्चन करते हैं, एक दो छोटे चुटकुले और लेते हैं। क्वेश्चन एक छोटा सा कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r+4th टर्म is equal in 1 + x की पावर 20, फाइंड r। क्वेश्चन कहता है अगर rth टर्म, आइए बात करें, अगर rth टर्म और r+4th टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है, rth टर्म की बात करें तो rth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 20c(r-1). अब पहले की पावर 20 - r-1 इंटू दूसरे की पावर r-1, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं 20c(r-1) x की पावर r-1, और कहता है r+4th टर्म। ध्यान रखना जैसे सेकंड टर्म निकालते हैं तो r की वैल्यू 1 रखते हैं, तो r+4 टर्म कितना होगा 20c(r+3), 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो 20 - r+3 इंटू एक्स की पावर r+3, जो कि रीअरेंज करने पर 20c(r+3) x की पावर r+3। अब हमको जो दिया गया है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ TR इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ TR+4, यानी 20cr-1 शुड बी इक्वल टू 20cr+3। ऐसा होने पर दो संभावनाएं होती हैं, या तो r-1 r+3 हो जाए जहां से निकल के आएगा नॉट पॉसिबल, और दूसरी संभावना कि r-1 + r+3 इक्वल टू 20। इन्हीं सब मैनिपुलेशन अल्टीमेटली देखो जो बाइनोमियल थ्योरम है, जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। इसीलिए बाइनोमियल कोफिशिएंट की अलजेब्रा और प्रॉपर्टी समझना जरूरी था, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो फटाफट फटाफट कर पाए। तो यहां से आ जाएगा 2r+2 इज इक्वल टू 20, r+1 इक्वल टू 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये लीजिए, तो अगर rth और r+4 टर्म के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9। कॉपी करिए। नहीं, आइए एक और क्वेश्चन करें, छोटे सवाल इन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 3x - 1/x² की पावर 10 फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मतलब एक्सपेंशन दे दिया गया है, तो ये नहीं कि टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछेंगे तीसरा टर्म एंड से बताओ, तो कैसे करेंगे। इसी बात के लिए मैंने समझाया था कि अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म को इंटरचेंज कर दो तो पूरा एक्सपेंशन रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब सुनना, मैं बोलूंगा 5th टर्म फ्रॉम एंड इन दिस इज इक्वल टू 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन दिस। ये जो माइनस साइन है ना, ये सेकेंड टर्म के साथ जुड़ जाता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल एक्सपेंशन है उसमें बीच में प्लस साइन आता है, तो अगर माइनस साइन आ रहा है तो सेकेंड टर्म। अब आप बोलो गुरुजी 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्यों लिखा, क्योंकि जो TR+1 का जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं ये r+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है एक्चुअली। ये ध्यान रखना है कि दिस इज r+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और अब एंड से भी घुमा फिरा के निकाला तो जा सकता है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है कि पूरे के पूरे उसको उल्टा कर दें। तो आपको कुल मिला के इसके अंदर 5th टर्म चाहिए,
तो T5 क्या निकल के आ जाएगा, 10C4। पहले की पावर क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस, इनटू दूसरे की पावर क्या होती है, नीचे वाला। खट आंसर। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। अभी देखिए चैप्टर। क्वेश्चन कहता है फाइंड टर्म independent of x in root of x by 3 plus root 3 upon 2x स्क्वायर की पावर 10। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल लीजिए या इसी चीज को बोल लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बोल लीजिए या इसी चीज को कांस्टेंट टर्म बोल लीजिए, एक ही बात है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जिसमें x प्रेजेंट ही ना हो, यानी x की पावर कितनी आ रही हो, 0, तो उसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। थोड़ा बोलने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 भी बोल सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथड वही सेट है। जनरल टर्म लिखेंगे 10CR, पहले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे की पावर R। जनरल टर्म लिखेंगे, उसके अंदर x की पावर को कलेक्ट करेंगे तो 10CR, यहां नीचे तो आ जाएगा 3 की पावर 10 माइनस R बाई 2 और रूट 3 की पावर R, तो 3 की पावर R बाई 2 इंटू 1/2 की पावर R। ये तो मैंने बाकी सब कुछ लिख लिया। यहां x की पावर आएगी 10 माइनस R बाई 2, तो 10 माइनस R बाई 2 और यहां से आएगी माइनस 2R। ये आ लीजिए। अब आप चाहते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, टर्म कांस्टेंट टर्म हो, टर्म में x की पावर हो ही नहीं, यानी 10 माइनस R बाई 2 माइनस 2R की वैल्यू 0 हो जाए। 10 माइनस R इज इक्वल टू 4R, R की वैल्यू 2, तो R की वैल्यू 2 रख दें, तो यानी जो तीसरा टर्म है वही कांस्टेंट टर्म है। 2 रख दें, यहां पर 2 रख दें, तो 3/4 इंटू 1/2 स्क्वायर, और यही है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यही है कांस्टेंट टर्म। थर्ड टर्म हियर कम्स आउट टू बी द कांस्टेंट टर्म। कॉपी करिए। आइए और आगे बढ़े। तो अपन ने अभी जनरल टर्म पर ही बात चल रही है। मैंने आपको बता ही दिया भैया, तीन ही प्रकार के सवाल बनते हैं, जनरल टर्म पर बेस्ड, एक्सपेंशन पर बेस्ड और समेशन ऑफ सीरीज, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी चैप्टर है। तो जनरल टर्म पर बेस्ड सवाल चल रहे हैं, इसके अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं फाइंड मिडिल टर्म। अब जरा मेरी बात को सुनना, फाइंड मिडिल टर्म बिल्कुल ध्यान से सुनना है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर n, जब आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो रियल में कितने टर्म आएंगे, n+1 टर्म आएंगे। जब आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, n+1 टर्म आएंगे। अब सुनना मेरी बात को। अब यहां पर मैं दो केस लेता हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं। या तो ये जो पावर है वह इवन होगी या यह पावर ऑड होगी। अगर यह पावर इवन होगी देन वी हैव ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, n+1 टर्म। और अगर n ऑड होगा तो ऐसी स्थिति में वी हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n+1। अब समझो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे 5 उंगलियां हैं तो ऑड हैं, तो उनमें एक ही मिडिल टर्म होता है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो उसमें 2-2 मिडिल टर्म होते हैं। तो यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो आपको मिलेगा ओनली 1 मिडिल टर्म। ध्यान देना है कि अगर पावर इवन होगी तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, क्योंकि पावर के इवन होने पर टर्म्स की संख्या ऑड हो जाएगी, और जब पावर ऑड होगी तो आपको 2 मिडिल टर्म मिलेंगे क्योंकि टर्म्स की संख्या इवन हो जाएगी। वी हैव 2 मिडिल टर्म्स। अच्छा, वो कौन से होंगे यह भी मैं बता देता हूं। वी हैव 2 मिडिल टर्म्स, बिल्कुल ध्यान सुनना है। अब जैसे 5 है, 5,
तो मिडिल टर्म कितना है, थर्ड, यानी 5 + 1/2। तो यहां पर भी देन वी हैव वन मिडिल टर्म एंड इट इज नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, यानी Tn/2 + 1। ध्यान रखना ये मिडिल टर्म होगा। अगर n की वैल्यू इवन है तो एक ही मिडिल टर्म है, और वो कौन सा है, Tn/2 + 1। बिल्कुल याद रखिए, हर जगह डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने हल्का सा डेरिवेशन आपको समझा दिया, डायरेक्टली यूज करना है। अगर n की वैल्यू इवन है तो आपके पास एक ही मिडिल टर्म है, और वो मिडिल टर्म कौन सा है, n/2 + 1। अब देखिए n की वैल्यू अगर ऑड हो गई तो n + 1 इवन हो गया। मान लो 4 टर्म है, तो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पर आ जाएंगे एंड दे आर Tn + 1/2 एंड Tn + 1/2 + 1। ध्यान रखना कि अगर n की वैल्यू ऑड हो गई तो कौन कौन से दो मिडिल टर्म, कौन से, n + 1/2 और n + 1/2 + 1। सिंपल सी बात है, यहां पर ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर एक और छोटी सी चीज आप मेरे ख्याल से भली भांति समझ चुके होंगे, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में अंतर। कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में अंतर समझ चुके होंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर वाला हिस्सा, जबकि कोफिशिएंट क्या होता है, जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यहां पर कभी कभी छोटा सा गेम और हो जाता है, आइए हल्के से गेम को आपको समझा दूं। आपको पता ही होगा कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है, बीचों बीच आती है। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है, बीचों बीच आती है। यानी एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, बीचों बीच आएगी। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इज मैक्सिमम फॉर मिडिल टर्म्स। ध्यान रखना, यहां पर मैंने बोला है बाइनोमियल कोफिशिएंट। किसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी कोफिशिएंट किसका मैक्सिमम होता है, तो हम वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एनजीटी में पढ़ाएंगे, अभी रुके रहें। ध्यान देना, एनसीआर को खुद को देखो, NC0 NC1 NC2 ऐसे बढ़ता है फिर घटता है, बीचों बीच ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो जो मिडिल टर्म होता है उसी का बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी मिडिल टर्म पूछने के बजाय यूं भी पूछ लेते हैं कि वह टर्म निकालो जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम हो। खट समझ जाइए, बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका मैक्सिमम होगा, मिडिल टर्म का। क्योंकि एनसीआर के जो अपन ने ऑब्जर्व किया था, एनसीआर के जो पैटर्न देखा था, एनसीआर की वैल्यूज का जो कर्व देखा था, वो बीचों बीच मैक्सिमम होता है, यानी मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको मिडिल टर्म कितने होंगे, क्या क्या होंगे वो भी बता दिया, और ये एक बात समझा दी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, भाई कोफिशिएंट अलग चीज है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग चीज है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब केवल एनसीआर वाला हिस्सा, केवल एनसीआर वाला हिस्सा, और वो कब मैक्सिमम होता है, बीचों बीच। यानी हमेशा मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। एक बात और, जब दो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं तो दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम आएगा। ध्यान देना, इसको येलो कलर से लिख देता हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट इन दिस केस both will have same and maximum binomial कोफिशिएंट। दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम भी होगा, और यही बाइनोमियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। ध्यान रखना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके लिए मैक्सिमम होता है, एक्सपेंशन में मिडिल टर्म के लिए। कॉपी करो, सवाल करवाएं। यहां पर आपको अच्छे से मिडिल टर्म भी समझा दिया। ध्यान रखना, इवन होने पर एक मिडिल टर्म, ऑड होने पर दो दो मिडिल टर्म। चलिए इसी बात पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं। यह क्वेश्चन जबरदस्त है। खास बात यह है कि क्वेश्चन आज तक आईआईटी में नहीं आया। क्वेश्चन कहता है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कहता है शो दैट द कोफिशिएंट of middle term in this
is equal to the sum of coefficient of two middle terms in this. अच्छा, क्लियरली देखिए, इसकी पावर इवन है तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, इसकी पावर ऑड है तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगे। और हमको साबित करना है कि इसका जो मिडिल टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो इसके दोनों जो मिडिल टर्म होंगे इनके कोफिशिएंट का सम है। चलो धीरे धीरे करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा और वह मिडिल टर्म होगा, क्या सिखाया था मिडिल टर्म, tn/2 प्लस 1। तो इसकी पावर को 2 से डिवाइड कर दो तो मिडिल टर्म आ जाएगा tn प्लस 1। 2n को 2 से डिवाइड करोगे n आ जाएगा। अब tn प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ncn, पहले की पावर तो खैर x की पावर n। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म विल बी 2ncn। आइए इसकी बात करें। 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, इसकी पावर ऑड है, दो मिडिल टर्म आएंगे तो मिडिल टर्म क्या निकल के आते हैं, मिडिल टर्म निकल के आते हैं पावर प्लस 1/2 और पावर प्लस 1/2 प्लस 1। तो यहां पर आ जाएगा मिडिल टर्म, एक तो आएगा पावर प्लस 1/2 tn और दूसरा tn प्लस 1, उसके जस्ट बाद वाला। तो tn की बात करें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, और tn प्लस 1 की बात करें 2n माइनस cn x की पावर n। ये लीजिए। तो यहां पर अगर इन दोनों की बात करें तो यहां से देखिए कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे 2n माइनस 1 cn माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 cn। हमको दिखाना है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है। बहुत इजी है। इन दोनों के सम की बात करते हैं। 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn, ऊपर वाला सेम और नीचे एक का डिफरेंस। ऑब्जर्व करने को कहा था मैंने, मुझे उम्मीद है याद होगा। ऊपर वाला सेम और नीचे एक का डिफरेंस, तो सम क्या आएगा, ऊपर वाला एक बढ़ के आएगा और नीचे बड़ा वाला। हैंस प्रूव्ड। सीधे थ्योरम का इस्तेमाल करते ही एक बार में प्रूव हो गया। कॉपी करिए। जैसा कि मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि भाई तीन ही प्रकार के सवाल बनते हैं। जनरल टर्म, ये जो कोफिशिएंट निकालने के सवाल होते हैं कि आर टर्म ये निकाल दो, पीछे से तीसरा टर्म ये है, आगे से चौथा टर्म ये है, ये सारे के सारे जनरल टर्म पर बेस्ड सवाल है। आइए जनरल टर्म पर बेस्ड एक दो सवाल और करें। एक क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं चाहूंगा कि आप मैनिपुलेशन पर ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है इफ कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स in this 1 plus x की पावर 2n are in AP, show कि 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आईटी में बहुत पहले सब्जेक्टिव में आया हुआ है। अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट अगर एपी में है, अर्थमेटिक को यही मिडिल टर्म निकाल लीजिए, किसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम में निकाल लीजिए, यही सब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लीजिए, एक्स की पर्टिकुलर पावर का टर्म निकाल लीजिए, सेवेंथ टर्म लिख दीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरल टर्म पर बनते हैं, पर पहले हमको जनरल टर्म के साथ खेलना ही आना चाहिए। तो यहां पर आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इसके एपी में है। तो अगर हम सेकंड टर्म लिखना चाहें तो 2nc1 x की पावर 1, थर्ड टर्म लिखना चाहें तो 2nc2 x स्क्वायर, और फोर्थ टर्म लिखना चाहें तो 2nc3 x क्यूब। ये लीजिए, इनके कोफिशिएंट यानी कहने का मतलब 2nc1 एंड 2nc2 एंड 2nc3 इन एपी,
ये जो 2nc1 है, जो 2nc2 है, ये 2nc3 है, ये तीनों मिलकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तीनों के तीनों एपी में हैं। चलिए ओके, अगर ये एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। पहले भी मैंने आपको समझाया था कि कभी भी अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट में फाइनली अलजेब्रा फंस जाए तो उसको पूरा फैक्टोरियल में लिख के सबसे छोटे को काट दीजिए, फायदा होता है। तो यहां पर 2 इंटू 2n फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 2n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये चीज निकल के आ गई। आइए देखें क्या क्या कट सकता है। ऊपर से 2n फैक्टोरियल सीधे सीधे कट गया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो नंबर है, कुछ नहीं कटेगा। लेकिन 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n माइनस 3, इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो जब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इधर से कटेगा तो यहां पर ये कट के पता है क्या बनेगा? 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, क्योंकि इसके जस्ट बाद रहेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहां से कटेगा तो पता है क्या बनेगा? 2n माइनस 2। ध्यान देके कटने कुटने के बाद ये 2 से ये 2 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो यहां पर आपके पास 1 अपॉन 2n माइनस 2 बचेगा और कुछ नहीं बचा। यहां पर 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बचेगा और यहां पर 1/6 बचेगा। जब भी फैक्टोरियल के मैनिपुलेशन की बात आए, जब भी बहुत ज्यादा फैक्टोरियल ऐसे मैनिपुलेट करने हो तो उसका मेथड बिल्कुल सेट है। और मेथड क्या है? मेथड ये है कि आप सबसे छोटे फैक्टोरियल को काट दीजिए। अब तो आप बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे इसको और आंसर आ जाता है। चलिए मैनिपुलेट भी कर देता हूं। 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा यहां से 2 का फैक्टर नीचे ही नीचे से पहले काट दे, बल्कि काहे को फैक्टर ढोएं, तो 2 यहां पर 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा और यहां पर 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 1 अपॉन n माइनस 1, नीचे यहां पर आएगा 3 टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 और यहां पर आएगा 3 प्लस 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1। आइए फिर कट रहा है, कटता ही चला जा रहा है, तो n माइनस 1 यहां कट गया। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां आ जाएगा 6n माइनस 3। देखिए 3 टू द 6n माइनस 3 और इस साइड में आएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 2n इंटू n 2n स्क्वायर, फिर माइनस n माइनस 2n माइनस 3n और यहां पर प्लस 1। सबको उधर ले जाएं तो एक तो आ गया 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6n माइनस 9n, 3 प्लस 1 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। हैंस पार्टी। बहुत सिंपल सा है, कोई विशेष बात नहीं है, बस एक जनरल फैक्टोरियल का मैनिपुलेशन पर ध्यान देना है। कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो दोनों क्लास के बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है, एग्जैक्टली 2 मिनट देंगे बस आपको। क्वेश्चन कहता है इफ कोफिशिएंट ऑफ rth r प्लस 1th r प्लस 2th term in this are in AP, find r। अगर इसके अंदर rth r प्लस 1th r प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट AP में है तो r फाइंड कीजिए। टेक 2 मिनट्स करिए जरा।